चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्वेश्चन। जैसा कि मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पूरा थ्योरी कंप्लीट किया था कि क्या क्या उसमें हेड्स ऑफ इनकम थे, मतलब क्या क्या उसमें इनकम थे। डीडब्ल्यू रामू फकीर जी। फिर हमने नोट नंबर 1 देखा था इंटरेस्ट इनकम के लिए, नोट नंबर 2 देखा था गिफ्ट के लिए, और हमने नोट नंबर 3 देखा था डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का क्वेश्चन नंबर 1। कि अब क्वेश्चन से पहले मैंने आप लोग को बताया था कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग को पूरा थ्योरी याद होना चाहिए कि कहां पे क्या क्या सेक्शन अप्लाई होंगे और कहां पे एग्जेम्प्ट होगा कौन सा इनकम और कौन कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा। तो इसके लिए हम एक बार प्रॉपर से वापस से रिवीजन एक करते हैं कि जो हमारा डीडब्ल्यू रामू फकीर जी था उसमें से क्या क्या इनकम टैक्सेबल था और क्या क्या इनकम एग्जेम्प्ट था, और एग्जेम्प्ट था तो उसके एग्जेम्प्ट का सेक्शन क्या था। तो हमारा था कि डीडब्ल्यू रामू फकीर जी, जिसमें से पहला था आपका डी डिविडेंड के लिए। डिविडेंड में मैंने तुमको क्या बताया था कि अगर डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिलेगा तो क्या होगा एग्जेम्प्ट, और उसका सेक्शन क्या होगा तो अंडर सेक्शन 1034। और अगर यही डिविडेंड किसी फॉरेन कंपनी से मिलेगा तो वो हमारे लिए क्या होगा फुल्ली टैक्सेबल। तो ये था डिविडेंड के लिए। डिविडेंड के बाद डी के बाद तुम्हारा था डब्ल्यू। डब्ल्यू किसके लिए था विनिंग्स के लिए। विनिंग्स का मैंने तुमको बताया था कि विनिंग्स इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। विनिंग्स में कुछ भी एग्जेम्प्ट होता नहीं है। विनिंग्स वर्ड देखा तो फुल्ली टैक्सेबल। फिर यहाँ पे R3 था। R3 मैंने तुमको बताया था रेंटल इनकम के लिए। रेंटल इनकम में 3 R हमने देखा था R1 R2 R3, जिसमें से R1 क्या था तो रेंट फ्रॉम अदर एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। R2 इसमें से क्या था तो R2 था कि रेंट फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और R3 इसमें से क्या था तो R3 था कंपोजिट रेंट के लिए। तो कोई भी रेंट होगा तो ये तुम्हारा क्या होगा फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद यहाँ पे A था। A किसके लिए था एग्रीकल्चर इनकम के लिए। एग्रीकल्चर इनकम के केस में मैंने तुमको बताया था अगर एग्रीकल्चर इनकम होगा इन इंडिया तो वो तुम्हारा होगा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). और वही अगर एग्रीकल्चर इनकम अगर तुम्हारा फॉरेन में होगा तो एग्रीकल्चर इनकम अगर फॉरेन में होगा तो क्या होगा फुल्ली टैक्सेबल। एग्रीकल्चर इनकम के बाद ए के बाद देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे M2 है। M2 का मतलब M के अंदर दो चीज था M1 और M2, जिसमें से तुम्हारा M1 क्या था तो M1 था रिसिप्ट ऑफ MP MLA MLC। और इसमें मैंने तुमको क्या बताया था MP MLA MLC का जो सैलरी होगा वो क्या होगा टैक्सेबल। और सैलरी के अलावा जो इनको डेली अलाउंस मिलेगा डेली अलाउंस वो क्या होगा तो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1017। 1017 यहाँ पे सेक्शन होगा इसके एग्जेम्पशन का। उसके बाद जो यहाँ पे U था सॉरी M के अंदर M1 था, उसके बाद था M2। M2 किसके लिए था तो माइनर चाइल्ड इनकम। माइनर चाइल्ड इनकम केस में क्या बताया था कि जो भी माइनर चाइल्ड का इनकम होगा उसका टैक्स कौन पे करेंगे तो उनके पेरेंट्स। जिसका भी इनकम हायर होगा और जिसका भी इनकम हायर होगा तो वो भी पूरा टैक्स नहीं पे करेगा। जो भी माइनर चाइल्ड का इनकम होगा उसमें से लेस हो जाएगा 1500। और ये जो 1500 लेस होगा कितने चाइल्ड के लिए तो 2 माइनर चाइल्ड के लिए, और इसका सेक्शन क्या है तो अंडर सेक्शन 1032। तो ये मैंने बताया था तुमको माइनर चाइल्ड इनकम में। उसके बाद यहाँ पे है U। तो U से क्या था तो इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ UTI एंड म्यूचुअल फंड। मैंने तुमको बताया था कि UTI और म्यूचुअल फंड यहां से अगर कोई भी इनकम आएगा तो वो क्या होगा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1035 इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ UTI एंड म्यूचुअल फंड। उसके बाद F के अंदर दो चीज था F1 F2। F1 किसके लिए था फैमिली पेंशन रिसीव, कि अगर किसी को फैमिली पेंशन मिलता है आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय, अगर उसके फैमिली को फैमिली पेंशन मिलता है एम्प्लॉय के डेथ के बाद तो वो पेंशन जो भी मिलेगा उसमें से मैंने तुमको बताया था कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 मिलता है। हमने नोट नंबर 3 में देखा था कितना मिलता है तो 1/3 ऑफ एक्चुअल अमाउंट, और मैक्सिमम कितना था 15,000। दोनों में से विच एवर इज लेस उतना अमाउंट लेस हो जाता है फैमिली पेंशन रिसीव में से। F2 में क्या बताया था तो डायरेक्टर फीस फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग। तो ये भी तुम्हारा क्या था फुल्ली टैक्सेबल, कि अगर कोई डायरेक्टर का फीस है बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए तो वो भी तुम्हारा टैक्सेबल होगा। उसके बाद A से यहाँ पे था F2 के बाद था यहाँ पे A। ये A किसके लिए था अवार्ड्स के लिए। अगर अवार्ड्स गवर्नमेंट से मिलेगा
तो वो क्या था, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1017A। और अगर अवॉइड कहीं अदर प्लेस से मिलेगा तो वो तुम्हारा क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे के था, के से क्या था, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मैंने बताया था कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पे जो भी पैसा मिलता है वो तुम्हारा क्या होगा, टैक्सेबल। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वहां से जो भी पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पे वो क्या था, तो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योरिटी पे जो भी पैसा मिलेगा वो तुम्हारा एग्जेम्प्ट था। उसके बाद ये तो हो गया के, अवार्ड्स के बाद के हो गया, के बाद तुम्हारा यहाँ पे आई था। ये आई किसके लिए स्टैंड था, तो आई स्टैंड था तुम्हारा इंटरेस्ट इनकम के लिए। और इंटरेस्ट इनकम के लिए हमने एक नोट नंबर 1 किया था, नोट 1 में क्या बताया था तुमको कि अगर गणपत, पीके, आरसी ये सब जो नाम थे कि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, नेशनल बैंक सर्टिफिकेट, उसके बाद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, ट्रेजरी सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन बॉन्ड, रिलीफ बॉन्ड और कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। तो मैंने बताया था अगर कोई गणपत पीकेआरसी में इन्वेस्ट करेगा और वहां से जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1015। और ये जो पी है इसका मैंने बताया था एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1011। पब्लिक प्रोविडेंट फंड से जो भी ब्याज मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा 1011 से। उसके बाद अदर कहीं जगह से अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो मैंने बताया था क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। तो ये इंटरेस्ट इनकम के लिए था नोट नंबर 1। उसके बाद आर के अंदर 2 था, R1 R2, जिसमें तुम्हारा R1 था रॉयल्टी के लिए कि R1 इज फॉर रॉयल्टी इनकम, और रॉयल्टी इनकम तुम्हारा क्या होगा, टैक्सेबल। और R2 था, ये किसके लिए था, तो रेम्यूनरेशन फ्रॉम नॉन एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर कोई टीचर है और अगर उसको नॉन एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी रेम्यूनरेशन आ रहा है, कोई भी सैलरी आ रहा है, तो वो भी तुम्हारा हो जाएगा टैक्सेबल। रॉयल्टी इनकम भी टैक्सेबल और ये रेम्यूनरेशन फ्रॉम नॉन एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन भी तुम्हारा क्या होगा, टैक्सेबल। उसके बाद लास्ट में तुम्हारा यहाँ पे जी था, तो जी के लिए मैंने तुमको बताया था गिफ्ट, और हमने गिफ्ट के लिए एक अलग से नोट किया था जिसका नाम था नोट नंबर 2, नोट 2। अब उसके बाद हमने गिफ्ट में जो नोट नंबर 2 किया था, तो नोट नंबर 2 में तुमको बताया था गिफ्ट होता है ये 3 वे से मिल सकता है, या तो मनी में, या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में, या तो मूवेबल प्रॉपर्टी में। मनी में क्या बताया था, अगर ग्रेटर देन 50,000 होगा तो वो क्या होगा, टैक्सेबल फुल अमाउंट। इमूवेबल में क्या बताया था, इसमें 2 हो सकता है, एक होता है विदाउट कंसीडरेशन और एक होता है तुम्हारा इनएडुकेट कंसीडरेशन। विदाउट कंसीडरेशन में क्या रूल है, से अगर ग्रेटर देन 50,000 होगा तो टैक्सेबल, ठीक है। और इनएडुकेट कंसीडरेशन में क्या बोला था कि डिफरेंस निकालो, कि जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और कंसीडरेशन का डिफरेंस निकालो, और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और कंसीडरेशन के डिफरेंस में अगर वो डिफरेंस इज ग्रेटर देन 50,000 तो तुम्हारा होगा टैक्सेबल। अगर 50,000 से कम है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद है तुम्हारा मूवेबल, इसमें भी 2 चीज था, विदाउट में सेम रूल कि अगर ग्रेटर देन 50,000 होगा फिर जो मार्केट वैल्यू है उसका तो टैक्सेबल, और अगर इनएडुकेट कंसीडरेशन है तो इस केस में वापस से डिफरेंस बोला था कि मार्केट वैल्यू और कंसीडरेशन इसके बीच में डिफरेंस निकालो, अगर वो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, टैक्सेबल। और उसके अलावा एक मेन चीज जो मैंने तुमको गिफ्ट में बोला था कि कोई इवेंट में जब गिफ्ट मिलता है तो वो गिफ्ट क्या होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। अब वो कौन कौन से इवेंट थे, तो मैंने तुमको 6 इवेंट नीचे लिखा के दिया था। अगर रिलेटिव से मिलेगा तो, मैरिज के टाइम पे मिलेगा तो, इनहेरिटेंस में मिलेगा तो, किसी ट्रस्ट से मिला तो मतलब डोनर से, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिला तो ये सब कुछ ऐसे जगह थे कि जहां से अगर हमको गिफ्ट मिलेगा तो उसका वैल्यू कितना भी हो वो हो जाएगा फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली
एग्जैक्ट अंडर सेक्शन 56 टू इंटरसेक्शन 7। तो ये था हमारा नोट नंबर 2 गिफ्ट के लिए। फिर हमें देखा था नोट नंबर 3 डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। मैंने बताया था कि एक्सपेंसेस के लिए डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 57। उसमें हमने क्या देखा था, अगर टैक्सेबल इनकम है तो डिडक्ट कर सकते हैं एक्सपेंस, डिडक्ट एक्सपेंस। अगर एग्जेम्प्ट इनकम है तो क्या करने का, इग्नोर करने का एक्सपेंस को। अगर विनिंग्स है, विनिंग्स, तो विनिंग्स में भी क्या करने का, इग्नोर करने का एक्सपेंस को। और अगर फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशन, तो मैंने तुमको बताया था फैमिली पेंशन में दो चीज होगा, 1/3 ऑफ एक्चुअल अमाउंट और मैक्सिमम 15,000 विच एवर इज लेस। जो भी दोनों में से कम होगा उतना एग्जेम्प्ट होगा तुम्हारा, फैमिली पेंशन में से उतना लेस हो जाएगा। तो ये हमारा अभी तक का नोट था कि डीडब्ल्यू रामू फकीर जी। उसके बाद नोट नंबर 1 था इंटरेस्ट के लिए, नोट नंबर 2 था तुम्हारा गिफ्ट के लिए, और नोट नंबर 3 का डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। तो एक बार वापस से नोट्स को तुम रिवाइज कर लो। फिर हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख के रखा है, फिर हम ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलो, तो जैसा कि हमने क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं कि थियरी हमने देख लिया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या इनकम थे, कौन कौन से सेक्शन से एग्जेम्प्ट होगा, क्या क्या टैक्सेबल होगा, तो हमने क्विक रिवीजन भी उसका कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। मिस्टर अमित, मिस्टर अमित मतलब कि एसएससी, फर्स्ट लेक्चर में तुमको बताया था एसएससी मतलब कौन, कि टैक्स के अंदर जो भी नाम हमको क्वेश्चन में दिया होगा जो टैक्स का पेमेंट करेगा उसको हम बोलते हैं एसएससी। तो बोला मिस्टर अमित फर्निशेस फॉलोइंग डिटेल, फर्निशेस फॉलोइंग डिटेल्स का मतलब कि मिस्टर अमित ने हमको ये डिटेल्स दिया है, कैलकुलेट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हमको बोला है कि उसका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैलकुलेट करो फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20। ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुमको बताया था कि हमारे सिलेबस के हिसाब से जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो क्या है 2019 एंड 20, और जो हमारा असेसमेंट ईयर है वो क्या है तो 2021। तो कभी यहाँ पे लिखा होगा प्रीवियस ईयर 1920, कभी लिखा होगा असेसमेंट ईयर 2020 और 21। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहला चीज है डिविडेंड फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड ₹20,000। डिविडेंड हमने डीडब्ल्यू रामू फकीर जी में सबसे पहले देखा था डी। उसमें मैंने तुमको क्या बताया था कि अगर हमको जो डिविडेंड होता है अगर वो इंडियन कंपनी से मिलता है तो क्या होता है एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034, करेक्ट। और अगर यही डिविडेंड हमको अगर किसी फॉरेन कंपनी से मिलता है इंडिया के बाहर से तो वो हमारे लिए क्या होता है टैक्सेबल। अब कैसे पता चलेगा इंडियन कंपनी की फॉरेन कंपनी, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि डिविडेंड फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड। अब पीक्यूआर लिमिटेड इंडियन कंपनी है कि फॉरेन कंपनी है, ये तो लिखा नहीं है कि पीक्यूआर लिमिटेड इंडियन कंपनी है कि फॉरेन कंपनी है। तो अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो हमेशा अज्यूम करने का वो कौन सा कंपनी है, इंडियन कंपनी। और अगर इंडियन कंपनी है तो इंडियन कंपनी से जो भी डिविडेंड मिलेगा वो क्या होगा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034। ठीक है, डिविडेंड के बाद नेक्स्ट है हमारा फीस फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग। अब फीस फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर्स को मिलता है, और ये मैंने तुमको बताया था कि फीस फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग क्या होता है तो टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल जितना भी होगा। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान, तो एग्रीकल्चर इनकम का मैंने तुमको बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम अगर होगा इन इंडिया तो इन इंडिया होगा तो वो क्या होगा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1), और यही अगर इंडिया के बाहर होगा फॉरेन में होगा तो फॉरेन में होगा तो क्या होगा फुल्ली टैक्सेबल। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इनकम है वो कहाँ पे है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान इंडिया में है क्या, नहीं, ये फॉरेन में है। और अगर ये फॉरेन में है तो ये 75,000 तुम्हारा क्या होगा फुल्ली टैक्सेबल, इंडिया में होता तो एग्जेम्प्ट होता। ठीक है, उसके बाद है विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस। विनिंग्स के केस में तुमको बताया था डीडब्ल्यू के बाद डब्ल्यू ही था कि विनिंग्स वर्ड अगर तुमको दिखा क्वेश्चन में आगे कुछ भी हो कहीं से विनिंग्स हो, पजल में हो, क्रॉसवर्ड में हो, हॉर्स रेस में हो, विनिंग्स इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल, विनिंग्स कभी एग्जेम्प्ट नहीं होता। उसके बाद रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को भाड़े पे दिया along with plant and machinery and furniture ₹9,000 पर मंथ। अब बिल्डिंग को भाड़े पे दिया प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर के साथ, मतलब घर को भाड़े पे दिया
हाउस प्रॉपर्टी को भाड़े पे दिया प्लस एसेट्स, और हाउस प्रॉपर्टी और एसेट्स अगर दोनों को भाड़े पे देते हैं तो इसको बोलते हैं कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट, और कंपोजिट रेंट क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल। ये हमने कहां पे देखा था? तो डीडब्ल्यू रामू फकीर जी में जो ये आर था, तो आर में जो 3 था वो था कंपोजिट रेंट के लिए। कंपोजिट रेंट हमेशा ही तुम्हारा क्या होगा? तो कंपोजिट रेंट होगा तुम्हारा फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद है इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई। मैंने तुमको बताया था यूटीआई और म्यूचुअल फंड से कोई भी इनकम होगा तो क्या होगा? तो होगा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1035। तो सेक्शन ध्यान में रखना है कि एग्जेम्प्ट होगा 1035 से। उसके बाद है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। अरे इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला तो एग्जेम्प्ट होगा 1034 में, और फॉरेन कंपनी से अगर डिविडेंड मिला तो ये तुम्हारा क्या होगा? टैक्सेबल। मैंने तुमको पहले बताया। उसके बाद एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में मेंबर है मतलब एमपी है, he received salary rupees 8,000 per month and daily allowance rupees 20,000। मैंने तुमको बताया था कोई भी अगर एमपी, एमएलए और एमएलसी है, इनको जो सैलरी मिलता है सैलरी वो क्या होगा? टैक्सेबल। और इनको जो डेली अलाउंस मिलेगा, डेली अलाउंस, वो डेली अलाउंस क्या होगा? तो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1017। तो अब देखो जो हमारे क्वेश्चन में एमपी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको सैलरी कितना है? 8,000 पर मंथ। तो ये जो सैलरी है रुपीस 8,000 पर मंथ, ये होगा टैक्सेबल। और ये जो डेली अलाउंस है, डेली अलाउंस रुपीस 20,000, ये तुम्हारा होगा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1017। ठीक है, तो ये जो सैलरी है वो टैक्सेबल होगा। 8,000 पर मंथ है तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12, और ये जो डेली अलाउंस है 20,000, ये एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1017। उसके बाद है तुम्हारा अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रुपीस 2 लाख। मैंने तुमको 2 पॉलिसी बताया था। एक पॉलिसी था कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने तुमको क्या बोला था? क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। तो क्वेश्चन में अगर कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी होगा, कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो क्या होगा तुम्हारा? टैक्सेबल। और वही अगर क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि क्वेश्चन में है अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो मैंने तुमको बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है मैच्योरिटी पे, वो एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010D। तो यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रुपीस 2 लाख। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योरिटी पे जो भी पैसा मिलता है वो होता है एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1010D। उसके बाद है इनकम ऑफ हिज माइनर चिल्ड्रन। तो माइनर चिल्ड्रन के केस में तुमको बताया था कि 1,500 रुपया लेस होता है अंडर सेक्शन 1032। और कितने बच्चे के लिए? 2 बच्चे के लिए। तो देखो इसको पहले बच्चे का इनकम कितना है? 7,000। तो 7,000 में से 1,500 लेस होगा। और दूसरे बच्चे का इनकम कितना है? 500। तो उसमें से 1,500 लेस नहीं होगा। क्यों नहीं 1,500 लेस होगा? क्योंकि इसका इनकम ही 500 है। तो 1,500 कैसे लेस होगा? तो यहाँ पे 7,000 में से 1,500 लेस होगा और 500 में से पूरा का पूरा 500 लेस होगा। तो यहाँ पे भी हमारा जो सेक्शन होगा वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1032। अब उसके बाद ये तो हमारा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के बेस पे हमको इसका सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन में देखो क्या है? स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्योंकि हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का स्टेटमेंट बना रहे हैं, ऑफ मिस्टर अमित। मिस्टर अमित, क्वेश्चन में नाम था मिस्टर अमित, फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। अपना ईयर है फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। और वन बाय वन जो जो चीज दिया है क्वेश्चन में हम उसको एक एक करके रिकॉर्ड करेंगे। पहला क्या है? डिविडेंड फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड 20,000। ठीक है, तो पहला चीज जैसे लिखा है क्वेश्चन में सेम वैसे ही लिखने का। डिविडेंड फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड। ठीक है, अब पीक्यूआर लिमिटेड से 20,000 मिला, मैं इसको इनर कॉलम में लिखूंगा। क्यों लिखूंगा इनर कॉलम में? बिकॉज इसको अपने को एग्जेम्प्ट करना है, टैक्सेबल नहीं होगा। जो टैक्सेबल होगा खाली वही आउटर कॉलम में जाएगा। तो इसमें से लेस करेंगे, लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034।
ठीक है, और कितना एग्जेंट होगा तो पूरा पूरा का पूरा 20,000, पूरा का पूरा 20,000 लेस हो गया, तो आउटर कॉलम में तुम्हारा जाके क्या बचेगा, नील, कुछ बचेगा ही नहीं उसमें डिविडेंड में से। डिविडेंड के बाद है फीस फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग, क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है, तो फुल्ली टैक्सेबल है तो हम लिखेंगे फीस फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग, और पूरा टैक्सेबल होगा तो सीधा आउटर कॉलम में 10,000, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान 75,000, ये भी पूरा टैक्सेबल है, तो ये भी लिखेंगे एग्रीकल्चरल इनकम इन पाकिस्तान, एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान, और कितना है तो 75,000 टैक्सेबल, तो सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे 75,000। उसके बाद है एग्रीकल्चर इनकम के बाद विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस 20,000, तो विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस भी तुम्हारा क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल, तो विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस 20,000, ये भी तुम्हारा फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद है रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट बिल्डिंग अलोंग विद प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर ₹9,000 पर मंथ, जब ही पर मंथ दिखेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करने का, बिकॉज अपना जो स्टेटमेंट बनता है पूरे ईयर का बनता है, पूरे के पूरे 12 मंथ्स का, तो हम यहां पे लिखेंगे रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट बिल्डिंग along with plant and machinery and furniture, ठीक है। और इसको मैंने बताया था कि और एक नाम हम क्या दे सकते हैं, कंपोजिट रेंट, कंपोजिट रेंट, और ये क्या था, फुल्ली टैक्सेबल था कि नहीं, कंपोजिट रेंट बताया था तुमको, रेंटल इनकम में R3 में, R3 से कंपोजिट रेंट फुल्ली टैक्सेबल है, तो ब्रैकेट में 9,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, और 9,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, और जो अमाउंट यहाँ पे आएगा हम उसका आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,08,000, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 12। उसके बाद इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई ₹10,000 क्या है, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1035, तो यहाँ हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इनकम कितना है 10,000, लेकिन वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट है तो हम यहां पे लिखेंगे लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1035, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, तो पूरा का पूरा 10,000 लेस लिख के आउटर कॉलम में हम क्या लिखेंगे, नील, क्योंकि पूरा का पूरा माफ हो गया, नील। उसके बाद है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी ₹12,000, फुल्ली टैक्सेबल है, तो डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, कितना डिविडेंड फॉरेन कंपनी 12,000, सीधा आउटर कॉलम में फुल्ली टैक्सेबल, एग्जाम तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में तुमको बताया था, जो सैलरी होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल, और डेली अलाउंस होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग देंगे रिसिप्ट एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमने रिसीव किया, तो जो सैलरी हमने यहाँ पे रिसीव किया होगा, सैलरी, वो सैलरी हमारा कितना है 8,000 पर मंथ है, तो पर मंथ को मल्टीप्लाई बाय कितने से करेंगे, 12 से, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, और 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो कितना आएगा 96,000, वो 96,000 हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर एक साथ उसको ये तो सीधा बाहर लिखते हैं क्योंकि सैलरी वैसे ही फुल्ली टैक्सेबल है, 96,000, ठीक है। और उसके बाद इनका क्या है, डेली अलावेंस, तो डेली अलावेंस
और डेली अलाउंस कितना मिला है 20,000। तो 20,000 में से हम लेस करेंगे, लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 1017, पूरा का पूरा डेली अलाउंस तुम्हारा लेस होगा। तो 20 में से 20 जाएगा तो बाहर क्या बचेगा तुम्हारा नील। तो सैलरी हो गया फुल्ली टैक्सेबल 96,000, डेली अलाउंस तुम्हारा क्या हो गया तो नील। उसके बाद है अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 2 लाख, ये भी तुम्हारा क्या होगा एग्जेम्प्ट होगा। तो यहां लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और कितना अमाउंट मिला हुआ है 2 लाख। तो इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हमको इसको एग्जेम्प्ट करना है। तो 2 लाख इनर कॉलम में लिखा, लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D, पूरा का पूरा 2 लाख निकल जाएगा। तो 2 लाख में से 2 लाख गया तो बाहर बचेगा नील। ठीक है। उसके बाद है इनकम ऑफ हिज माइनर चिल्ड्रन, 2 चाइल्ड का इनकम है, एक का 7,000 एक का 500। तो हम यहां पे हेडिंग देते हैं इनकम ऑफ हिज माइनर चाइल्ड। अब इनकम ऑफ हिज माइनर चाइल्ड में पहले फर्स्ट सन का लेते हैं। तो फर्स्ट सन का इनकम कितना है 7,000, ठीक है। उसमें से कितना लेस हम कर सकते हैं 1500। तो लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1032, 1500 लेस करेंगे तो अब 7,000 में से 1500 जाएगा, बाहर कितना बचेगा 5,500, करेक्ट। और उसके बाद जो हमारा सेकंड सन है उसका इनकम कितना है 500। तो सेकंड सन इसका इनकम है 500, ठीक है। तो उसका इनकम 500 है। तो 500 में से 1500 लेस तो हो नहीं सकता है, खाली कितना लेस होगा 500 लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1032। तो ये दोनों चाइल्ड का इनकम हो गया। पहले चाइल्ड का 7,000 में से 1500 गया, 500 बचा। दूसरे चाइल्ड का 500 में से 500 गया तो नील बचा। 1500 तक लेस कर सकता, लेकिन 1500 उसका इनकम ही नहीं है तो लेस कहां से करेंगे 1500। और लास्ट में जो फाइनल आएगा, फाइनल क्या आएगा तो ये सबका टोटल मार्के। अब ये सबका टोटल अगर मारेंगे तो 10,000, 75,000, 85,000 प्लस 20,000, 1,05,000, 1,08,000, 12,000, 1,20,000, 2,25,000 प्लस 96,000, 3,21,000 और ये 5,500, 3,26,500। तो 3,26,500, 3,26,500 थोड़ा छोटा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था, तो वो हमारा हो गया। लास्ट में टैक्सेबल क्या लिखते हैं वहां पे, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्योंकि हमको वही निकालने बोला था कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना टैक्सेबल होगा वो निकाल के बताओ। तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हमारा है 326,500, ये अमाउंट है लास्ट में लिखा हुआ। इसका टोटल करोगे तो तुमको मिल जाएगा 326,500। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि जिसमें ये था हमारा क्वेश्चन। फिर हमने पहले मार्किंग किया क्या टैक्सेबल क्या एग्जेम्प्ट होगा, और उस हिसाब से हमने स्टेटमेंट में 3 कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, जो टैक्सेबल होगा उसको डायरेक्ट बाहर के कॉलम में लिखने का, और जो एग्जेम्प्ट होगा तो इनर कॉलम में लिख के उसको क्या करेंगे, तो हम उसको क्या करेंगे एग्जेम्प्ट।
और लास्ट में सबका टोटल कर देंगे, तो टोटल करके हमको मिल जाता है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। फिर हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा। तो इसको कॉपी कर दो क्वेश्चन को और इसे सॉल्यूशन को।